वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अल्टरनेटर में होने वाला वोल्टेज रेगुलेशन, अर्थात अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हम देखेंगे। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों, अल्टरनेटर का जब वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालते हैं तो इसके बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अल्टरनेटर में जब वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाता है दोस्तों, तो वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज कभी भी निकालेंगे हम, तो उसको किस फार्मूले से निकालेंगे। देखो, एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो मतलब अल्टरनेटर का, उसमें जितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसी का परसेंटेज, उसको जो रेगुलेट करने का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज निकालना पड़ता है। अर्थात इसमें अल्टरनेटर में हम देखेंगे तो अल्टरनेटर में जो जितना वोल्टेज जनरेट होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के लेस देन होता है कभी भी। मतलब ये बोल सकते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज ज्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं। चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन को हम यहाँ पर वी आर से शो करते हैं। क्लियर है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन को हम वी आर से शो करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को वी आर से हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का, अर्थात अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का एक फार्मूला है। और डिस्प्ले में जो फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है, वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में निकालते हैं। और परसेंटेज वी आर इज इक्वल टू वी ई जीरो माइनस वी एफ एल अपान वी एफ एल। मतलब ये बोलेंगे, ये जो ई जीरो है, ई जीरो को कहा जाता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, इसको कहेंगे हम ई जीरो को नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है, इसे कहेंगे नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। वीएफएल को कहेंगे फुल लोड, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है, इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज जब निकालेंगे तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो ये है वी एफ एल, इसे कहेंगे वी एफ एल और इसे कहेंगे वी एफ एल। तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज को फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से घटाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज को फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से घटाया जाता है, तब कहीं जाकर वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर का हमें प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को। इसमें ई जीरो का जो मान है, ये ई जीरो है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है सभी को। वी आर को कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन एंड वी एफ एल को कहा जाता है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो दोस्तों, जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर में पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के तौर में जो पूछा जाएगा इसे याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला ही पूछा जाता है। ये इसका फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला निकालने का जो है, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान, माइक को म्यूट कर दें न्यू स्टूडेंट, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, ये इसका फार्मूला है। क्लियर है सभी को, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर इसी का पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन किस किस पर डिपेंड करता है, इसमें वोल्टेज डिपेंड करना, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर का ये डिपेंड करता है लोड के पावर फैक्टर पर। तो लोड के पावर फैक्टर पर भी वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट, की पॉइंट दोस्तों याद रखिए, इसे याद रखना है या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आप। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन उसके लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है।
अब यहाँ पर अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लोड का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आपको पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। जब पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो यदि आप कैपेसिटिव लोड लगाते हैं, ठीक है, तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। यदि आप कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों, तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो आर निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यदि आप कैपेसिटिव लोड का यूज करते हैं अल्टरनेटर में, तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, मतलब अग्रगामी होगा पावर फैक्टर, अग्रगामी हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्या प्राप्त होगा? एक तो जीरो या फिर प्राप्त होगा निगेटिव। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। तो निगेटिव या जीरो किस सिचुएशन प्राप्त होता है? जब लोड कैपेसिटिव हो, अर्थात कि जब लोड कैपेसिटिव हो तब, जब लोड कैपेसिटिव हो तब ही पावर फैक्टर आपको जीरो या निगेटिव प्राप्त होगा। दिस इज की पॉइंट। लीडिंग पावर फैक्टर कब प्राप्त होगा? जब आप कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडिंग पावर फैक्टर इज इक्वल टू जीरो आर निगेटिव। तो लीडिंग पावर फैक्टर में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान है दोस्तों, जीरो या निगेटिव ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान है। ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान है। यदि लीडिंग पावर फैक्टर हो तब की सिचुएशन में जीरो या निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको प्राप्त होगा। इतना क्लियर है सभी को? लीडिंग पावर फैक्टर जो है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको जीरो या निगेटिव कर देता है। जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को जीरो या निगेटिव कर देता है, इसलिए जीरो या निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमें प्राप्त होता है। इतना क्लियर है सभी को दोस्तों? वैसे यूनिटी पावर फैक्टर हो तब क्या होगा? तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है दोस्तों तब की कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होता है, कम होता है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट कीजिए। लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो या निगेटिव हो जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है अल्टरनेटर का, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको कम मिलेगा, कम, मिनिमम मिलेगा, याद रखिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा आपको? वी आर का मान, वी आर का मान कम मिलेगा। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है, मतलब कि पश्चगामी पावर फैक्टर होता है, पश्चगामी, पश्चगामी पावर फैक्टर होता है या लैगिंग पावर फैक्टर होता है स्टूडेंट, तब यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने मिलता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने मिलता है दोस्तों। लैगिंग पावर फैक्टर में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। ठीक है। अब यदि इसको हम ग्राफ के रूप में, वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ यदि देखें दोस्तों, तो वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ में हम इस टाइप से इसे समझ सकते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर ये नो लोड की कंडीशन है और ये फुल लोड की लाइन है। ये नो लोड की रिफरेंस लाइन है दोस्तों। क्लियर है? मतलब ये लाइन किसकी हो जाएगी? नो लोड की। ई जीरो इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा? नो लोड, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है? ये लाइन हो जाएगी नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन, जिसे आप ई जीरो से शो करते हैं। ये ई जीरो वाली लाइन है दोस्तों। बीच वाला जो है रेफरेंस लाइन, ये हो जाएगा नो लोड, और यहां से यहां तक हो जाएगा ये फुल लोड का। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये फुल लोड का होगा, मतलब ये लोड का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? लोडिंग पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ से जब रेफरेंस लाइन खींचते हैं, तो एक रेफरेंस लाइन खींचने से ये, इससे हम मैच करेंगे, तो जब भी पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो पावर फैक्टर ऊपर बनेगा, मतलब इधर बनेगा पावर फैक्टर। क्लियर है? ऊपर की ओर बनेगा। लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो ऊपर की ओर बनेगा। और जब लीडिंग पावर फैक्टर बनेगा तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग
इफेक्ट आपको क्या देखने मिलेगा दोस्तों, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पर जीरो मिलेगा, जीरो या निगेटिव मिलेगा। क्लियर है इतना। जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, हम यहाँ पर ग्राफिकल रूप से इसे समझ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर तो ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा, और ऊपर की ओर ग्राफ जब बनेगा दोस्तों, तो मैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होगा वो जीरो या निगेटिव होगा। इतना क्लियर है। ठीक है। उसके बाद क्लियर है स्टूडेंट सभी को। उसके बाद जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा अल्टरनेटर का, अल्टरनेटर का अल्टरनेटर का जो लोड है वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, तब की सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा दोस्तों, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान यहाँ पर हमें कम प्राप्त होगा। वोल्टेज रेगुलेशन अर्थात वीआर का मान क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट। और जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, टाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। मतलब कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पर अल्टरनेटर में प्राप्त होगा दोस्तों, अल्टरनेटर में प्राप्त होगा। तो ये जो की पॉइंट है दोस्तों, इन पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो ये तीन सिचुएशन क्रिएट होती है जब पावर फैक्टर यहाँ पर चेंज होते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन में। और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला हमने बताया आपको, अब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन को डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब कि वोल्टेज को डिटर्मिनेशन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन को यहाँ पर डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसमें कौन कौन से मेथड यूज करेंगे इसे हम देखेंगे। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन को बढ़ाने के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या वोल्टेज रेगुलेशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पर हम कुछ मेथड का यूज करते हैं, और ये मेथड कौन कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें जो मेथड है, ये मेथड है यहाँ पर अलग अलग आपको प्राप्त होगी। तो मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड का यूज करेंगे, तो ये अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर के विषय में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वोल्टेज रेगुलेशन, अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे दोस्तों, तो उनमें से फर्स्ट मेथड है सिंक्रोनस इम्पीडेंस या ईएमएफ मेथड। तो सिंक्रोनस ईएमएफ या इम्पीडेंस मेथड यदि हम देखें, तो इसमें बेसिकली दोस्तों ये फर्स्ट मेथड है। यदि वोल्टेज रेगुलेशन को आपको इम्प्रूव करना है, ये वोल्टेज रेगुलेशन को आपको डिटरमाइन करना है, तब की सिचुएशन में इस मेथड का यूज करेंगे। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस या ईएमएफ मेथड का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस में ऐसा क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेड का मान बढ़ाते हैं। तो इस मेथड में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस यहाँ पर मेथड हम इसका यूज करते हैं। तो इन दिस मेथड विथ कैलकुलेटेड सिंक्रोनस, इसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस को यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो जेड एस का मान लिखा दोस्तों, ये इम्पीडेंस मैक्सिमम इम्पीडेंस है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस जेड एस का मान, ये मैक्सिमम सिंक्रोनस इम्पीडेंस होना चाहिए। मतलब कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मान अर्थात जेड एस का मान ज्यादा होना चाहिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, बेस्ट होगा। यदि सिंक्रोनस इम्पीडेंस का यूज करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बेस्ट होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा इस सिचुएशन में, बिकॉज दिस मेथड इज कैलकुलेटेड, मतलब कि पेसिमिस्टिक मेथड होती है दोस्तों, जो निराशावादी मेथड जिसे कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड, अर्थात कि निराशावादी, निराशावादी मेथड इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस को बढ़ाना पड़ता है, तब वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ता है। तो ये फर्स्ट मेथड होगी दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्टरनेटर की यदि डिटर्मिनेशन करना है वोल्टेज रेगुलेशन को, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी मेथड्स का यूज करना होगा। तो फर्स्ट मेथड है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, अर्थात इसे ही हम ईएमएफ मेथड भी कहते हैं। और इसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस अर्थात कि इम्पीडेंस जेड एस का मान, जेड का मान हम जब बढ़ाएंगे तब ही वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट होगा। इतना क्लियर है सभी को।
नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, इसमें सेकंड मेथड है एम्पियर टर्न और एमएमएफ मेथड। मतलब कि एम्पियर टर्न मेथड, इसमें देखेंगे तो हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूज करेंगे दोस्तों। एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्लियर है? तो सेकंड मेथड हो जाएगी एम्पियर टर्न और एमएमएफ मेथड, मतलब कि मैग्नेटोमोटिव मेथड। तो दिस मेथड विथ सिंक्रोनस इम्पिडेंस, ये जो मेथड है ये सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड होता है, ये भी एक प्रकार का। इसमें भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है एमएमएफ जिसे कहा जाता है, एम्पियर टर्न मेथड भी बोलते हैं इसे। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जेड एस का मान यहाँ पर कम करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा और एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर हम जेड एस का मान अर्थात इम्पिडेंस का मान क्या करते हैं दोस्तों, इम्पिडेंस का मान कम कर देते हैं। तो इम्पिडेंस की इसमें इस मेथड में इम्पिडेंस का मान यदि कम करते हैं अर्थात जेड एस का मान कम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ पर ये जो मेथड है ये ऑप्टिमिस्टिक मेथड है, आशावादी मेथड है दोस्तों। इस मेथड का यूज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो मेथड है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों इस मेथड का, ज्यादा यूज करते हैं। ये बेस्ट मेथड है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आशावादी मेथड है, इसमें इम्पिडेंस का मान कम करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा। थर्ड है जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर मेथड। ठीक है, तो जीरो पावर फैक्टर मेथड का भी यूज किया जाता है जिसे पोटियर मेथड भी कहते हैं। तो ये अल्टरनेटर में होने वाले वोल्टेज रेगुलेशन के लिए है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर मेथड, दिस मेथड, ये जो मेथड है, इस मेथड, ये बेस्ट मेथड होती है। दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेशन याद करने के लिए ये बेस्ट मेथड होती है दोस्तों, क्योंकि यही मेथड सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड कौन सी है अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन याद करने के लिए। तो इनमें से सबसे बेस्ट मेथड होती है जीरो पावर फैक्टर मेथड। यदि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमें ज्ञात करना है तो जीरो पावर फैक्टर मेथड का हम यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये इसमें दोस्तों तीन प्रकार की मेथड हो गई। देयर आर मैनी थ्री टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज कॉल्ड थ्री टाइप्स मेथड। फर्स्ट मेथड इज सिंक्रोनस इम्पिडेंस और ईएमएफ मेथड। सेकेंड मेथड इज एम्पियर टर्न और एमएमएफ मेथड। एमएमएफ इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड। एंड third method is called zero power factor method or Pottier method. This method is best method for alternator voltage regulation to determine. ठीक है, ये मेथड सबसे अच्छा होता है वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अल्टरनेटर में इस मेथड का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को इतना? अब यदि हम देखें यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग प्रति फेस, प्रत्येक फेस में आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसको देखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आर ए, मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रति फेस, प्रत्येक फेस में आर्मेचर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए क्लियर करते हैं इसे। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पर फेस, प्रत्येक फेस में आर्मेचर वाइंडिंग कितना होता है। तो दोस्तों ये आर, वाई और ये बी तीन फेस की वाइंडिंग हो गई। और इसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक अमीटर लगा दी हमने, दिस इज कॉल्ड अमीटर। अमीटर ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये हो जाएगा वीडीसी, अर्थात कि ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी वीडीसी, सप्लाई वोल्टेज, मतलब सप्लाई सोर्स, सप्लाई सोर्स। क्लियर है इतना? अब दोस्तों यहाँ पर आर वाई बी के तीन फेस है, यहीं से ये न्यूट्रल पॉइंट निकाले हमने इसमें, और एक फेस एक न्यूट्रल के बीच में हमने मीटर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। अब यदि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग
आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है हमें जो स्टार में कनेक्टेड है, तब की सिचुएशन में यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा? तो तब की सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आपको देखने मिलेगा। यह फार्मूला आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्रत्येक फेस में, मतलब कि प्रत्येक फेस में आर्मेचर वाइंडिंग का यदि रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करना होगा। दिस इज, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला दोस्तों यहाँ पर है रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, मतलब कि ये वोल्टमीटर की रीडिंग अपान रीडिंग ऑफ मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा V अपान आई। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज कॉल्ड V, रीडिंग ऑफ अमीटर इज कॉल्ड I, और यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम? R। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपान I दोस्तों। तो बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर इस फार्मूले को बनाया गया है। तो यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस, प्रत्येक फेस में आर्मेचर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और यहाँ पर जब आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं प्रत्येक फेस का, तो दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस निकल के आता है RAC, मतलब कि AC में अल्टरनेटर का जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर हम इस मेथड का यूज करते हैं दोस्तों। RAC इज इक्वल टू 1.6 इंटू RDC। ठीक है, तो RAC इज इक्वल टू 1.6 इंटू RDC व्हेन DC मतलब कि नो इफेक्ट, AC मतलब स्किन इफेक्ट। क्लियर है? DC का मतलब क्या मान के चलेंगे हम? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, रेजिस्टेंस। और AC का मतलब स्किन इफेक्ट। क्लियर है दोस्तों? स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। स्किन इफेक्ट क्या होता है? ACSR, ACSR कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं? तो कंडक्टर के सरफेस में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है और उसके कारण यहाँ पर सीसी की आवाज आती है दोस्तों, और इसके कारण यहाँ पर इफेक्ट होता है जिसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट में जो है यह ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अब वो जो कंडक्टर का डायमीटर होगा दोस्तों उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके रेसिस्टिविटी पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये जो स्किन इफेक्ट है एसी अल्टरनेटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर एसी फ्लो हो रही दोस्तों, उसके कारण भी स्किन इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि इसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से हमें प्राप्त होगा। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें दोस्तों अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर का ओपन सर्किट अर्थात की ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग दोस्तों, ये है डीसी एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन अर्थात हम क्या कर रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, वो भी 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक डीसी एक्साइटेशन इतना दिया जाता है दोस्तों। फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों, तो फील्ड करंट यहाँ पर डेम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, किनारे किनारे में यहाँ पर डेम्पर वाइंडिंग होती है। यहाँ पर इसी को सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी कहा जाता है। यहाँ पर होती है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग, ये डेम्पर वाइंडिंग, डेम्पर वाइंडिंग से कहते हैं डेम्पर वाइंडिंग। यहाँ पर दो फेस के बीच में ये आर, वाई और बी तीन फेस है दोस्तों, स्टेटर पार्ट है ये, स्टेटर पार्ट, और यहाँ से तीन फेस आउटपुट के रूप में निकलते हैं। क्लियर है? आर इसमें राइट है, तो यहाँ पर जब आप सप्लाई देंगे तो ओपन सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी दोस्तों, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी डिफरेंट बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरेटेड जो ईएमएफ है वो फ्लक्स और स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात ईजी इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पाई इंटू एन हो जाएगा, मतलब कि ये फ्लक्स इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पीड, फ्लक्स इंटू स्पीड, इन दोनों के प्रोपोर्शनल में होता है दोस्तों। क्लियर है? Eg इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पाई इंटू एन, इसके प्रोपोर्शनल पे होगा। यदि हम इसे पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो Eg इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू प्रोपोर्शनल टू IF, मतलब कि फील्ड करंट पर, फील्ड करंट, ये जो फ्लक्स है ये फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल में होती है, अर्थात फील्ड करंट बढ़ेगा
तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, फील्ड करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, ठीक है, और जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए दोस्तों, तो इसमें ईजी जो है वो है जनरेटर का ईएमएफ, फ्लक्स फाई फ्लक्स है, और आईएफ फुल लोड करंट है। आईएफ क्या है दोस्तों? फुल लोड करंट। तो फ्लक्स जो है ये आईएफ फुल लोड करंट होती है दोस्तों, इस सर्किट से फ्लो होती है। तो यहाँ पर यदि फुल लोड करंट टर्मिनल वोल्टेज का सिचुएशन देखें तो हमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस रूप से प्राप्त होगा, इस तरीके से ये हो जाएगा आईएफ, मतलब कि फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। आईएफ इज कॉल्ड फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या फुल लोड, इसको मान चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फुल लोड ये करेंट होगी क्योंकि आईएफ लिखा हुआ है, ठीक है। फुल लोड करंट, यहाँ पर ये जो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर वीटी टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जब पोल एट सेचुरेटेड हो जाएगा तो सेचुरेटेड की कंडीशन में यहाँ से ओपन सर्किट करंट जो होगी यहाँ से इस प्रकार का कर्व निर्माण करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो कर्व है निर्माण होता है, और इस प्रकार के कर्व के कारण दोस्तों यहाँ पर ये ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोल सेचुरेटेड हो जाएगा। जिस स्टेप पर, जिस जगह पर पोल सेचुरेटेड होगा उसे हम कहेंगे, जिस पॉइंट पर होगा दोस्तों वो पोल का सेचुरेशन कंडीशन होगी। सेचुरेशन कंडीशन, पोल सेचुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पर फुल लोड करंट जिसे कहेंगे आईएफ, ठीक है। तो फुल लोड करंट आईएफ और ये जो है टर्मिनल वोल्टेज के बीच में यदि आप कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो ये पोल सेचुरेशन की कंडीशन आएगी। यहाँ तक ये ग्राफ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ग्राफ प्राप्त होगा दोस्तों। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम। और ये सेचुरेशन, पोल जब तक सेचुरेशन नहीं होगा तब तक ये इंक्रीज होते जाता है, और जैसे जैसे पोल सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर जो है फ्लक्स, मतलब कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंक्रीज नहीं होती, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन बन जाती है। फिर ये जो लाइन प्राप्त होती है ये कांस्टेंट लाइन प्राप्त होती है, कांस्टेंट लाइन प्राप्त होती है। तो ये कांस्टेंट फ्लक्स है। तो ये जो डेस्पेस लाइन है दोस्तों ये कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स प्राप्त होगा और ये पोल सेचुरेट की कंडीशन में आ गई, मतलब अब यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि हम देखें, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में सेलिएंट पोल का यूज करते हैं हम। तो ये जो पोल है ये सेलिएंट पोल है दोस्तों, सेलिएंट पोल। अब ये जो सेलिएंट पोल है इसको सप्लाई देंगे तो वीडीसी, मतलब कि प्लस और माइनस। तो ये यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन देंगे हम इसको, एक्साइटेशन। तो डीसी एक्साइटेशन करंट देंगे हम इसमें। यहाँ पर ये जो पोल है एक्साइटेड हो जाएगा, पोल क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फील्ड पोल एक्साइटेड हो जाएगा, ये है फील्ड पोल। अर्थात कि आर्मेचर में हमने यहाँ पर साइड में डेम्पर वाइंडिंग लपेटी है, यहाँ पर डेम्पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, डेम्पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है। फील्ड पोल है और फील्ड पोल को डीसी सप्लाई देके हम एक्साइटेड करते हैं, तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्रिएट होता है, और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर फ्लक्स काटता है दोस्तों और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। तो ओपन शॉर्ट सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको सेम मिलेगी, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये कितना भी जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अर्थात कि इन इस लाइन में आपको कोई तीसरी चीज देखने नहीं मिलेगी, सीधे कोई कर्व शेप नहीं मिलेगा, सीधे आपको यहाँ पर फुल लोड करंट, फुल लोड करंट
और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। इन दोनों के बीच में ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है दोस्तों, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सीधे स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है, ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट को दो भाग में डिवाइड कर दें। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है दोस्तों, ये लेस देन इन्फिनिटी की होती है, मतलब कि जो करंट इन्फिनिटी है, करंट का इन्फिनिटी मान उससे लेस देन होगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट अधिक होगी और इन्फिनिटी के जो करंट है वो कम हो जाएगी दोस्तों। इतना क्लियर है सभी को? यदि इसको अब हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों एक ही ग्राफ में बनाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? यदि हम इन दोनों को एक ही ग्राफ में बनाते हैं तो एक ही ग्राफ में बनाने पर दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये जो टर्मिनल दोनों का मिला था, हमें दोनों का ग्राफ जो प्राप्त हुआ है, ये दोनों का ग्राफ हमें एक ही इसमें प्राप्त होगा। तो एक ही डायग्राम में हम दोनों को यदि हम देखें, दर्शाएं, तो हमें इस टाइप से डायग्राम प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए इसे कवर करते हैं। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ड्रॉ इन दिस फिगर।